तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ के 2022 बोर्ड एग्जाम जो होने वाले हैं उसके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस वीडियो में हम त्रिभुज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और निर्देशांक ज्यामिति के और साथ ही साथ त्रिकोणमिति के और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के। ये जो 4 चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इससे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, त्रिभुज से तो और ज़्यादा मस्त बनते हैं, ठीक है। लेकिन त्रिभुज का कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता नहीं है, लेकिन मैं डेली आपको बता रहा हूँ। डेली जब भी मैथ की वीडियोज आएगी उसमें से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमेशा त्रिभुज के रहेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम जाते जाते त्रिभुज के सारे क्वेश्चन हर एक वीडियो में कवर करके और उसको अच्छे तरीके से तैयार कराया जाए। और निर्देशांक ज्यामिति के भी और त्रिकोणमिति और वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल, मतलब हर एक डेली वीडियो आती है मैथ की, आप लोग जानते हैं। डेली मैथ की वीडियो आती है और हर एक सब्जेक्ट की आती है। तो एक वीडियो तो डेली आपको मैथ को मिलने वाला है, तो उसमें हर एक दिन अलग अलग चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन लिए जाएंगे, ताकि हर एक सब्जेक्ट पे हर एक आप लोगों को चैप्टर पे कमांड बने, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हमने रखा है 1000 के लाइक, ठीक है। और एक प्यारा सा लाइक देके आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। सभी लोग अपना कर्तव्य निभाएं और मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं त्रिभुज से, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। त्रिभुज थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उससे थोड़ा ध्यान समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और सारे प्रश्न 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैं ऊपर करता हूँ और पहला प्रश्न यहाँ लेता हूँ, और बहुत आराम से समझेंगे, भले ही समय लगेगा लेकिन आराम से चीज़ों को समझते चलेंगे कि ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे प्रश्न है त्रिभुज का, कह रहा है कि ABCD एक समलंब है। कह रहा है कि ABCD जो है एक समलंब है और जिसमें AB जो है वो DC के क्या है, समांतर है, और तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु कहाँ पे O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और दर्शाइए कि AO बराबर BO बराबर SCO बटे के DO के। कह रहा है AO बटे BO बराबर SCO बटे DO के। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्या बोला है। कह रहा है कि ABCD एक समलंब है, ठीक है। ABCD क्या है, एक समलंब है। तो चलिए समलंब बना लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ABCD क्या है, समलंब है ना। तो चलिए यहाँ से हम बना लेते हैं समलंब, ठीक है। अब यहाँ पे बनना थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चीज़ें आपको सारी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका समलंब बन गया। अब कह रहा है ABCD एक समलंब जिसमें AB जो है DC के क्या है, और समांतर है। AB DC के समांतर, तो इसको हम मान लेते हैं AB और इसको मान लेते हैं DC। तभी तो जैसा कि देख पा रहे हैं AB जो है DC के क्या है, समांतर है। बोला है हमको, तो AB DC के समांतर कर देंगे, तथा इसके विकर्ण और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते, विकर्ण पहले बना लीजिए। ये इसका विकर्ण हो गया और ये इसका विकर्ण बना लेता हूँ। और इसके जो विकर्ण है ना, इसका विकोण कहाँ, O पर प्रतिच्छेदित करता है। कहाँ पे, O पे। यहाँ पे काट रहा था, इसका नाम क्या रख देंगे हम, O नाम रख देंगे। क्या नाम रख देंगे, O नाम हमने रख दिया। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए कह रहा है कि प्रतिच्छेद करता है, दर्शाना है कि AO बटा में क्या, BO। देखिए AO बटे में BO बराबर होना चाहिए किसके, CO बटे में DO के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और देखिए कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हल में लिखेंगे कैसे, चित्र आपने बना लिया अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे हल में क्या लिखना है मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले देखिए स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। देखिए त्रिभुज का यही रोल होता है कि बहुत सिस्टम से लिखना पड़ता है इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है। तो जैसा कि आपने देखा है कि ABCD एक समलंब है, तो इसी को लिखेंगे हम। पहले लिखेंगे यहाँ पे कि ABCD एक क्या है, समलंब है। ABCD एक समलंब है, ठीक है। ये हो गया, ABCD समलंब है। और जिसमें हमको ये बताया है, कारण दिया है कि जिसमें जो AB है ना वो समांतर है किसके, DC के। AB DC के क्या है, समांतर है। और जो इसके विकर्ण हैं, विकर्ण कौन, AC, और विकर्ण कौन, DB, चाहे BD कह सकते हैं। विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमको दिया है, ठीक है। तो दिया में इतना हमको क्या करना है, अच्छे से लिख देना है, ठीक है। ये हमको दिया तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो O है
इसके समांतर एक रेखा कर दूंगा डीसी और एबी के समांतर ओ से केंद्र जो ओ पे काट रहा उसके समांतर एक में रचना कर देता हूँ, रेखा खींच देता हूँ हल करने के लिए, और इसका नाम रख देता हूँ ई और इसका नाम रख देता हूँ एफ। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अब चित्र में आपको जो देखना है उसको देखिए। चित्र में ई ओ एफ, अब ई ओ एफ जो आपको ये सरल रेखा दिखाई दे रही है वो ए बी के क्या है, समांतर है, और डी से के भी क्या है, समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस बात को भी कि ई ओ एफ समांतर है किसके, ए बी के, और वो समांतर है किसके, डी सी के। मतलब तीनों एक दूसरे से क्या है, समांतर है। ठीक है, क्या है, समानांतर है। तो यहाँ तक क्लियर। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए क्या हल करेंगे। अब त्रिभुज देखिए ए सी डी में, ए सी डी में। ठीक है, अब मैं त्रिभुज ले रहा हूँ ए सी डी, आराम से समझिएगा। त्रिभुज में उठा लिया ए सी डी में, तो त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में। अब ए सी डी में देखिए जो ओ ई भुजा है, कौन, ओ ई जो भुजा है वह सी डी के समांतर है कि नहीं। देखिए ओ ई भुजा सी डी क्या है, समांतर है बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे ओ ई समानांतर है किसके, सी डी के। ठीक है, ये चीज़ कहाँ से आई है, तो रचना से आई है। कहाँ से आई है, रचना, क्योंकि हम रचने तो किए हैं, ई एफ क्या है, रचने तो है, तो ये चीज़ रचना से आई है। ठीक है, हमने रचना लिख दूंगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ देखिए, जब दोनों समानांतर हैं यहाँ पे कि ओ ई और सी डी क्या है, समानांतर हैं इस त्रिभुज में, तो हम ये क्या कहेंगे कि जो ए ई होगा, ए ई बटा में जो ई डी वो हो जाएगा ए ओ बटा में किसके, ओ सी के। ठीक है, आधार समानुपातिक प्रमेय से होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे देखिए इस त्रिभुज में यह इसके पैरेलल है ना, तो इसके जो भुजा होगी ए ई, जो ए ई भुजा होगी, अब बटे में क्या, ई डी वो समांतर, वो बराबर हो जाएगी किसकी, इस वाले भुजा की, ए ओ, अब बटे के ओ सी। ठीक है, अब ये चीज़ कहाँ से निकल के आई है, तो यहाँ से ब्लैक पेन से लिख देना आपको कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, जब भी त्रिभुज में दो समांतर रेखाएं होंगी तो इसकी भुजाएं जो होंगी ए ई बटा में क्या, ई डी जो होगी वो ए ओ बटा में ओ सी के क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। किसी को समस्या, किसी को समस्या नहीं। अब हम पेज चेंज कर लेते हैं, पेज मेरा भर गया है और मैं दूसरा पृष्ठ ले लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो पाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। देखिए क्वेश्चन बड़े हैं भाई त्रिभुज का, तो समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, एग्जाम में तो आएंगे 100%। अब हम त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पे दूसरा त्रिभुज में उठाता हूँ, त्रिभुज ए बी डी में। अब त्रिभुज ए बी डी हमने लिया, तो चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि इसको उठा के दिखाऊंगा ताकि क्लियर रहेगा। त्रिभुज ए बी डी, अब ये त्रिभुज ले रहा हूँ ए बी डी में। अब इसमें त्रिभुज देखिए ई ओ जो है ना वो ए बी के समांतर है कि नहीं। देखिए ई ओ वही भुजा अब ए बी के समांतर होने लगा, हुआ ना। तो हम लोग लिखेंगे कि ओ ई समांतर भुजा है किसके, सी डी के समांतर है। ये भी कहाँ से आया है, अरे ओ ई कह रहे हैं, सॉरी, ओ ई समांतर होगा किसके, बी ए के ना, यहाँ काटिए, ओ ई समांतर होगा किसके, बी ए के। ठीक है, क्लियर हो गया। ओ ई समांतर होगा किसके, बी ए की, चाहिए भी कह दीजिए। ठीक है, इसका समांतर होगा। तब यहाँ से कंक्लूजन निकल जाएगा आपका कि जो डी ई होगा, डी ई बटे में ई ए वो बराबर हो जाएगा किसके, डी ओ बटा के ओ बी, जैसे उस वाले में हुआ था। ये भी कहाँ से आया है, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। यही त्रिभुज में थोड़ा दिक्कत होता है कि सब कुछ लिखना पड़ता है, इसलिए किसी लड़कों को समझ में जल्दी नहीं आता है, लेकिन कोई नहीं, आपके पेपर में आएगा ये प्रश्न। ठीक है, तो इसे आराम से समझ लीजिए। तो यहाँ तक हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ध्यान समझिए। जो ए ई बटा में जो हमने पहले निकाला था, ए ई बटा में ई डी जो निकाला था, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा किसके,
ए बटा के ईडी बराबर कर देंगे हम किसके, ओ बी बटे के ओ डी के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब चित्र यहाँ पे ढक जा रहा है इसीलिए समझाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखिए ए ई बटा के ई डी जो होगा उसे हम ए ई बटे में ई डी भुजा बराबर हो जाएगी किसकी, ओ बी, क्या ओ बी और बटे में ओ डी के, यह इसके बटे में यह दोनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए समझते रहिएगा, चित्र बार बार उठाना पड़ रहा है लेकिन आप समझ लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ देखने को मिला आपको, समीकरण पहला हुआ है दूसरा से, समीकरण पहला हुआ दूसरा से एक चीज़ देखने को आपको मिल रहा होगा कि दोनों का यह वैल्यू पहले वाला का और दूसरे का क्या है, समान है। ठीक है, पहले और दूसरे के वैल्यू क्या है, समान है। जैसे मैं अब यहाँ उठाना पड़ेगा तब तो देखिए ए ई बटे में ई डी बराबर है ए ओ बटा के ओ सी के, यही चीज़ देखिए ए ई बटे में ई डी बराबर है ओ बी बटा के ओ डी के, तो इधर का समान है तो जाहिर बात इधर भी समान हो जाएगा। तो हम कह देंगे इसको कि ए ओ बटा के जो ओ सी है वो बराबर हो जाएगा किसके, ओ बी बटे के किसके, ओ डी के बराबर कर देंगे। अर्थात यहाँ पे हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, अर्थात हमें कह सकते हैं कि ए ओ बटे में बी ओ बराबर कर देंगे किसके, सी ओ बटे में किसके, डी ओ कर सकते हैं। देखिए ए ओ बटे में बी ओ, ए ओ बटे में बी ओ, ए ओ बटे में बी ओ, ये जो है उसे बराबर कर देंगे क्या, सी ओ बटे में किसके, डी ओ के बराबर कर देंगे। तब ये दोनों बराबर हैं तो बिल्कुल, तो यही तो हमको प्रूफ करना था, यही तो लाना था, यही चीज़ आ भी गया हमारा यहाँ पे, जैसा कि देख रहे हैं प्रूफ में आ गया। तो यहाँ से आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यही चीज़ हमको लाना था, तो यहाँ पे हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा फिगर आता तो, अगर सामने रहता फिगर तो और अच्छा समझ में आया होता। ठीक है, लेकिन फिगर अब भर गया वहाँ पे, अब फिगर उठा बताना पड़ रहा है, तो कोई नहीं, आप जैसे मैं बताएं उससे उसी तरह स्टेप पे सब आपने लिख लेंगे ना, तो आप मिलाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा स्टेप लगा है, क्या लगा है। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो ये त्रिभुज के डेली एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, एग्जाम तक जाते जाते त्रिभुज के सारे क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगा, हर एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन लूंगा, तो सारा त्रिभुज का क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम निर्देशांक ज्यामिति की जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए उसको देखिए। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, अब ये निर्देशांक ज्यामिति का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखिए क्या है कि वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P 3/4 और 5/12 दो बिंदु P के निर्देशांक दिए हुए हैं और एक निर्देशांक बिंदु दिए 1/2 और 3/2, और कह रहा है कि जो B है ना वो 2, -5 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये पहला बिंदु है P का निर्देशांक दे रखा है यहाँ पे 3/4 और 5/12। ठीक है, तो P बिंदु दिया है, इसके निर्देशांक मैं मान लेता हूँ कि x, y मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ x, y। और दूसरा a का दिया है 1/2 और 3 क्या दे रखा है 2। ठीक है, तो इसे x और y माना हूँ तो इसे मैं मान लेता हूँ x1 और क्या मान लेता हूँ y1 मान लेता हूँ। ठीक है, और आपका b बिंदु के निर्देशांक दिया है क्या 2-5, तो इसको मान लिया जाएगा क्या x2 और y2 मान लिया जाएगा। कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें जो बिंदु P है ना वह बिंदु A के निर्देशांक कितना और B के निर्देशांक को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। मतलब A और B जो रेखाखंड दो है उसको विभाजित करता है P बिंदु जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि किस रेशियो में विभाजित करता है, यही पूछा है किस रेशियो में विभाजित करता है। तो बिंदु हमारा P था तो P को हमने मान लिया x और y बिंदु के निर्देशांक में मान लिया, और एक बिंदु हमारा A था और B था तो A को निर्देशांक हमने x1 और y1 इसको मान लिया और इसको x2 और y2 में मान लिया। ठीक है, सिंपल, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब P बिंदु रेखाखंड क्या ए बी को कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि माना P बिंदु रेखाखंड ए बी को M1 संबंधे M2 में विभाजित करता है। मान लेंगे, मानने में क्या मान लिया जाएगा। ठीक है, कि इतना रेशियो में क्या करता है, विभाजित करता है। अब देखिए तो फार्मूला क्या होता है कि x बराबर M1 x2
प्लस m2x1 और बटे में m1 प्लस m2 ये होता है। ठीक है, तो चलिए देखा इसको लगा लेते हैं। तो यक्स क्या है यहाँ पे, तो यक्स हमारा दिया है कितना, 3/4। यक्स हमारा क्या दिया है, 3/4 ही तो दिया है। तो यक्स जगह क्या लिख देंगे, यक्स देखिए यक्स की वैल्यू यही तो है 3/4, तो हम लिखेंगे 3/4 बराबर m1, तो m1 की तो वैल्यू है नहीं, इंटू x2 की वैल्यू कितना है, ये x2 की वैल्यू क्या है 2 है, तो x2 की वैल्यू 2 रख देंगे, प्लस m2 हमको ज्ञात करना है, x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे के पूरे बटे में m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसका गुणा कर देते हैं, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3m1 प्लस 3m2 बराबर, अब 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 दूनी के 8, 8 का गुणा m1 में होगा तो हो जाएगा 8m1, ये प्लस ये 4 गुणा इसमें होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 का गुणा m1 में होगा तो हो जाएगा 2m1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, किसी को समस्या किसी को नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए 3m1 और प्लस जो 8 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 8m1, इधर बच गया 2m1 और अरे m2 ना होगा जी, यहाँ पे लिखिए m2 और प्लस 3m2 इधर जाएगा तो माइनस 3m2, यहाँ पे 2 है। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा आपका, तो यहाँ से बच जाएगा -5m1 और बराबर इधर से बच जाएगा माइनस, मतलब 3m2 में से 2m2 चल जाएगा तो 1m2 बच जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बच गया आपका 5m1 बराबर m2 बच गया, तो m1 ऐसे m2 की इधर ला देंगे तो इधर आपका 1 है, 5 गुणा तो 5 तो चल जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो अनुपात आपका मिल गया, m1 संबंध m2 कितना गया 1/5। ये पूछ रहा था किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो 1/5 के अनुपात में क्या करेगा, उसको विभाजित करेगा। यहाँ से हमको आंसर मिल गया। तो इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो त्रिभुज का मैंने बता लिया, दूसरा किसका, निरसांक ज्यामिति। अब त्रिकोणमिति के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब देख लेते हैं त्रिकोणमिति का प्रश्न जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि यदि कोसेक ए बराबर, कह रहा है कि कोसेक ए बराबर 2, तो 1/10a + 1 प्लस साइन अपान 1 प्लस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, 2019 और 2020 दोनों साल में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हमको दे रखा है यहाँ पे गिवन है, गिवन मतलब दिया है, हमको दिया क्या है कि कोसेक ए बराबर हमको 2 दे रखा है, और पूछा हमसे कि हमसे वैल्यू पूछा है किसका, 1 + 10a और प्लस साइन ए बटे के 1 + कॉस ए का। एक चीज बात ध्यान रखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोसेक ए है और इधर 2 है, तो देखिए यहाँ पे जो कोसेक ए है और 2 जो होता है वो कोसेक 30 अंश का वैल्यू होता है। कोसेक 30 अंश का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। तो क्या मैं 2 को कोसेक 30 अंश लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो कोसेक से कोसेक क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा 30 अंश। और जब हमको ये मालूम चल गया कि ए की वैल्यू 30 अंश है, तो जहाँ जहाँ पे ए रखा है वहाँ पे 30 अंश रख देंगे, वेरी सिंपल। तो 1/10 ए की वैल्यू कितना है 30 अंश, और प्लस ये क्या है आपका साइन ए मतलब 30 अंश, और बटे के 1 + कॉस कितना है, एक जगह क्या रख देंगे 30 अंश। अब बस इसकी वैल्यू याद देते हैं, प्रश्न आपको तुरंत हल हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू याद कर लेते हैं, आप लोग जानते भी हैं 1 + 10 30 अंश का वैल्यू क्या होता है 1 बटे करली में क्या होता है 3 होता है, और प्लस साइन 30 अंश का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। फिर पूरे के बटे में 1 + कॉस 30 अंश का वैल्यू क्या होता है करली में 3/2 होता है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो करली में 3 का गुणा इस 1 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका करली में 3। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे हल करेंगे तो कर लीजिए हल, 2 को गुणा 1 में करेंगे तो 2 और प्लस करली में 3 बटे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब देखिए ये तो करली में 3 फिक्स है, ऐसा ही रहेगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 ऊपर का, और फिर पूरे बटे में इसे हल किए तो कितना आ गया 2 + करली में 3 बटे क्या आ गया 2 आ गया।
ठीक है, तो क्या मैं 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। इधर बच जाएगा आपका करड़ी में 3 और प्लस 1/2 प्लस करड़ी में 3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के लिए इसका परिमेयकरण कर दीजिए तो हो जाएगा 2 माइनस करड़ी में 3 और 2 माइनस करड़ी में 3। परिमेयकरण करना जानते हैं ना आप लोग? हाँ, तो जानते रहिएगा। तो हो जाएगा करड़ी में 3 और प्लस 2 माइनस करड़ी में 3 गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस करड़ी में 3 और बटे के ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस गुणा माइनस होगा तो माइनस करड़ी में 3 को गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो 3 हो जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्या करड़ी में 3 और प्लस 2 माइनस करड़ी में 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, एक तो नीचे नहीं लिखते हैं तो हो जाएगा करड़ी में 3 प्लस 2 माइनस करड़ी में 3, तो यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा आपका 2। यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि बहुत ही आसान है। जैसा कि देख पा रहे हैं कुछ करने की जरूरत थी नहीं, एक ही वैल्यू हमने निकाला, जहाँ जहाँ भी पी था वहाँ पे 30 अंश का वैल्यू रखा और सब कैलकुलेशन था, हल करते हमने इसका आंसर 2 प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 यह था त्रिकोणमिति से, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम बात करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब उसके वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा वो प्रश्न आपको बताया जाएगा। ठीक है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आए और आप उसे आसानी से कर पाएँ। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कह रहा है यहाँ प्रश्न कि यदि वलय बनाने वाले 2 समकेंद्रीय वृत्तों की परिधियाँ क्रमशः 88 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर है, तब वलय की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब हमसे पूछा है कि यदि वलय बनाने वाले 2 समकेंद्रीय वृत्त, मतलब कि 2 वृत्त है लेकिन दोनों का केंद्र एक ही है। जैसे ये एक वृत्त हो गया और एक ये वृत्त हो गया, दोनों एक ही केंद्र, दोनों वृत्त की जो केंद्र है एक ही है। अब ये बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या यहाँ से कैपिटल R ले लीजिए और छोटे वाली वृत्त की त्रिज्या क्या ले लीजिए? स्मॉल r ले लीजिए। अब हमसे कहता है कि यदि 2 वलय बनाने वाले 2 समकेंद्रीय वृत्तों की परिधियाँ, क्या कह रहा है हमसे कि एक बड़े वाली जो वृत्त की परिधि है वो 88 सेंटीमीटर है और छोटे वाले वृत्त की परिधि कितनी है? 66 सेंटीमीटर। तो वलय की चौड़ाई मतलब ये पूछ रहा है कि यह कितना मीटर चौड़ा है। ठीक है, कितना मीटर चौड़ा है हमसे पूछ रहा है। तो चौड़ाई कैसे निकलती है? R मतलब कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या में से अगर छोटे वाली त्रिज्या घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा। हमको परिधि दे दिया है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इस प्रकार के प्रश्नों करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं, लेकिन लिखने का तरीका होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में आप डायरेक्ट आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे तो कम नंबर मिलेगा। लिखने का क्या तरीका होता है उसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा। देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, ठीक है, दिया है 2 समकेंद्रीय वृत्तों की परिधियाँ। देखिए इसी तरह लिखेंगे तभी पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। लगाने के लिए सवाल तो तुरंत लगा लेंगे, लेकिन लिखने का तरीका भी होना चाहिए, समझ लीजिए कि तभी एग्जामिनर खुश होकर नंबर दे देता है। नहीं 4 नंबर का प्रश्न रहेगा ना तो 2-2.5 नंबर दे के आपको भगा देगा। ठीक है, तो लिखने का तरीका दिया है 2 समकेंद्रीय वृत्तों की परिधियाँ क्रमशः कितना दिया है आप ही देख लीजिए, 88 सेंटीमीटर और तथा दूसरा दे रखा है 66 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना है। यहाँ तक समझ में आ गया। और माना बाहरी और आंतरिक वृत्तों की त्रिज्या, तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या हम कैपिटल R मान लेंगे। क्या लिखेंगे? माना बाहरी वृत्त की त्रिज्या, माना बाहरी वृत्त की त्रिज्या। ये थोड़ा लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए। ठीक है, सवाल तो लगाने के लिए तुरंत लग जाएगा। माना बाहरी वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या जो होगा वो स्मॉल r मान लिया जाएगा, स्मॉल r। ठीक है, अच्छा अब ध्यान समझिएगा। अब y, जो y वृत्त है उसकी परिधि क्या होगी? यहाँ लिखेंगे y है वृत्त की परिधि, y वृत्त की परिधि। तो y वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की 2πr होती है। तो 2πr बराबर हमको दे रखा है कितना? 88 सेंटीमीटर, ये हमको दे रखा है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं, यहाँ सार के वैल्यू निकाल लीजिए। 2 पाई का मान 22/7, यहाँ से क्या हो जाएगा? R। अब देखिए y वृत्त की परिधि ले रहे हैं तो इस कैपिटल R से कैपिटल R लिखिए। ठीक है, स्मॉल r लिखेंगे तो छोटे वृत्त को जाएगी। तो 2 पाई कैपिटल R बराबर कितना? 88। तो 22 दूनी के 44, 44 दूनी के 88, तो R बराबर क्या आ जाएगा? 7 दूनी के 14। मतलब कि y वृत्तों की जो त्रिज्या आ गया वो 14 आ गया। ठीक है, इसी तरह आंतरिक वृत्त की परिधि
तो परिधि तो सेम फार्मूला वही होता है, चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी। आंतरिक वृत्त की परिधि और आंतरिक वृत्त की परिधि में फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन वजन कैपिटल आते हैं स्मॉल आर ले लेंगे क्योंकि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो आंतरिक वृत्त की परिधि तो 2 पाई स्मॉल आर बराबर कितना दे रखा है 66 सेंटीमीटर। तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू निकल जाएगा आसानी से। तो ये हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 और स्मॉल आर बराबर 66। तो यहाँ हो जाएगा 22 यहाँ 66, ठीक है। और यहाँ से आर बराबर हो जाएगा 7 गुणा इसमें होगा तो 7 × 21 और 2 गुणा में तो भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे आंतरिक वृत्त की परिधि जो त्रिज्या हो गया वो 21/2 आ गया, ठीक है। कितना गया 21/2, 21/2 का मतलब होता है 10.5 मीटर आ गया। आइए आपका 14 मीटर आ गया, ठीक है। तो वलय की चौड़ाई, यहाँ पे हमको वलय की चौड़ाई ही ना पूछा था, तो वलय की चौड़ाई कैसे निकलेगी, कैपिटल आर में से स्मॉल घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो वलय की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल आर कितना दिया भाई 14 माइनस स्मॉल आर कितना दिया 10.5। 14 में से तब 10.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, अरे सेंटीमीटर, ठीक है। क्या आ जाएगा इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी क्लियर, देखिए यूनिट सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में नहीं, यूनिट सेंटीमीटर में लिखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में ही आएगा। तो क्लियर हो गया आपको प्रश्न यार, देखिए कितना आसान था। और वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो कि आप आसानी से बहुत इजी से कर पाएंगे इन प्रश्नों को, ठीक है। तो जैसे हम बताएं उसी स्टेप से आपको करना है, घर पे प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए वीडियो आपको कैसे लिया। 4 हमने चैप्टर लिया था, चारों चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट बताया। डेली वीडियो जैसे ही आएंगी और हर एक चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, 1-1 2-2 क्वेश्चन, ताकि हर एक सब्जेक्ट ही हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता रहे, तभी जाके तो 95 मार्क्स आपका 2022 बोर्ड एग्जाम में आएगा, समझ रहे हैं। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मिलेंगे आपसे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।